अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मजा लेते होंगे। मैं रफीक अहमद। इस वक्त आपने जैसा कि टॉपिक पे पढ़ा है कि बिहार के जो उपचुनाव होने वाले हैं, दो सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जहां पर बिहार की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं अपने जोर और शोर से अपनी ताकत को पूरा झोंक दिया उन्होंने इस दो सीट पर लड़ाई लड़ने के लिए, जिसमें सबसे आगे इस वक्त जो है गठबंधन को तोड़कर गठबंधन की इज्जत ना करने वाली जो आरजेडी पार्टी है उसके दो उम्मीदवार हैं, और जिसके साथ गठबंधन की इज्जत रखनी चाहिए थी वो भी मैदान में उतरे हुए हैं, यानी कांग्रेस पार्टी भी, और जो सत्ताधारी पार्टी है जदयू है वो तो खैर मैदान में है। यहां पर जैसा कि मैंने लिखा है कि दो स्थान पे होने वाला है चुनाव, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में। ये दो सीट जरूर हैं, लेकिन ये आने वाले कल में इस बात को डिसाइड करेंगे कि बिहार में किसकी किस्मत चमकने वाली है और कौन जो है सत्ता में कितनी सीट को लेकर आ सकता है। इसलिए आप सभी बिहार वासियों से मैं ये गुजारिश करूंगा, अगर कोई उस स्थान से कोई है, कुशेश्वर स्थान से या फिर तारापुर जैसे दो जगह से जहां पर दोनों जगह चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव बिहार के, वहां से अगर कोई व्यक्ति है तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि सत्ता में जो इस वक्त पार्टी है जो शासन में है, पिछले 3 टर्म से शासन में है, और बिहार में क्या बदलाव आया, कितने रोजगार मिले, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट आए यहां पर, कितनी इंडस्ट्री को स्टेब्लिश किए, इन तमाम चीजों पर गौर करने की आवश्यकता है। आपने देखा कि कोरोना के काल में किस तरीके से बिहार वासियों को टारगेट किया गया, चारों तरफ से भगाया गया, किस तरीके से यहाँ की सरकार जो है वो बस का भी इंतजाम नहीं कर सकी थी, इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसी हिसाब से जदयू के सत्ता में जो बैठे हैं विधायक, उनसे पहले उनके काम को आप देख लीजिए, फिर उनके नए किसी विधायक को चुनिएगा। तो ये बात तो पक्की है कि बिहार में जो इस वक्त सरकार है, जदयू और भाजपा की सरकार है, उनके विधायक का चुने जाना ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि उनके जो विधायक अभी हैं वो अपने अपने विधानसभा में कितना ईमानदारी से काम कर रहे हैं ये हम सब लोग देख रहे हैं और सब लोग समझ रहे हैं। सत्ता में होने के बावजूद, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद, ये कहीं पर भी किसी भी तरीके की बुराई को रोक नहीं सके, बलात्कार को नहीं रोक सके, दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार को नहीं रोक सके। कई लोग हैं जो न्याय के लिए भटक रहे हैं। कई आपको बिहार के एक ऐसी घटना के बारे में भी पता होगा जहां पर एक महिला को नंगा करके सड़कों पर दौड़ाया गया था, इसी नीतीश कुमार जी के सुशासन के छत्र छाया में। तो नीतीश कुमार जी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो तारापुर से या कुशेश्वर स्थान से सीट निकाल सके। दूसरी जगह मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जो अभी मेन विपक्ष पार्टी है, यानी राजद, आरजेडी, जो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, जिनके दोनों पुत्र जो आपस में लड़ते रहते हैं, कभी घरेलू मामलात में, कभी राजनीति मुद्दे में, तेजस्वी यादव जो इस वक्त के मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता बने हुए हैं, इनका क्या योगदान रहा है बिहार के तमाम मुद्दों पर, सड़कों पर इन्होंने कितने आंदोलन किए हैं, ये सब लोग जानते हैं। बिहार के अलावा मैं जिस स्थान का रहने वाला हूं, सिवान का, जो जिस जगह के मामले में आपने सुना होगा कि एक यहाँ के पूर्व सांसद थे, उनके साथ किस तरह की घटना सामने पेश आई, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो शहाबुद्दीन मतलब आरजेडी के तन मन धन से साथ में रहे और शुरू से आखिरी तक रहे, मरते दम तक रहे, उस शख्स के साथ किस तरीके का काम, किस तरीके का रवैया और किस तरह का व्यवहार राजद ने अपनाया था, वो सब लोगों ने देखा है। इस बात का सबूत है कि ये अपने साथियों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ये सब लोगों ने देखा है, और इस बात से कोई नकार नहीं सकता है। ये कोई लांछन नहीं है, ये कोई आरोप नहीं है, ये पूरा प्रत्यक्ष रूप से एक सत्य है जो सामने सब लोगों ने देखा है। बाकी इस बात में सच्चाई है कि जब तक मुस्लिम यादव संगठन मतलब एक मजबूती के साथ जब एक समीकरण चला करता था, तो 30 सालों से सत्ता में यादव को बना के रखा था मुसलमानों ने। लेकिन इस पिछले कुछ सालों के घटनाओं में, जहां पर मॉब लिंच की बात हो गई हो, चाहे सड़क पे उतर के विरोध करने की बात हो गई हो, चाहे सीए एनआरसी का मामला हो, जहां पर जानबूझकर एक किसी विशेष समुदाय को टारगेट करने की नियत से प्रोपेगेंडा चलाया गया था, उस जगह में कितने आरजेडी के नेताओं ने साथ दिया, खुद तेजस्वी यादव क्या किए, ये सब लोगों ने देखा है कि वो कितने जगह पे धरना प्रदर्शन दिए, क्या किए क्या नहीं किए। तो ये बात तो पक्की है कि आरजेडी जो है इस वक्त ना अपने गठबंधन की सरकार, ना अपने गठबंधन की इज्जत करने वाली है। आप सोचिए, तारापुर में लोग कहते हैं, या फिर ये सच्चाई भी है कि कांग्रेस की वो
पुरानी सीट है, जहां पर ये लोग जब भी गठबंधन में होते हैं तो जब सीट का बंटवारा होता है तो जिस तरीके से अलग अलग सीटों पे जहां पे आरजेडी जीतती है, कांग्रेस वहां पे इज्जत रखती है कि नहीं चलिए ठीक है आप जीत रहे हैं, ये आपकी सीटें, हम वहां पे नहीं लड़ेंगे। लेकिन देखिए ये दो सीटें ऐसी हैं, तारापुर और कुरुक्षेत्र स्थान, ये जो है ऐसे स्थान पर दो जगह पर ही लड़ाई लड़ने में ये इनका गठबंधन टूट गया। इन्होंने साफ दिखा दिया कि हम अपने लालच के आगे किसी गठबंधन को नहीं देखेंगे। तो कांग्रेस को भी मजबूरी में आके लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और कांग्रेस तो उसकी पुश्तैनी मतलब जगह थी, वो जगह है जहां से लड़ाई हो रही है, वो वहां पे लड़ना ही है उनको, क्योंकि वो शुरू से लड़ते आ रहे हैं। तो इस वक्त अगर पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात आप सोचिए, पूरे भारत की आप सोचिए, जिस तरीके से भाजपा सरकार पूरे देश को बर्बाद करके रखी हुई है, बेरोजगारी के नाम पर, जीएसटी के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर। आप देखिए 20 साल जो अभी देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके 20 साल राजनीतिक करियर के ऊपर में इन लोगों ने 20 उपलब्धियां लिखवाई थी। एक इन लोगों ने क्या किया है, एक पब्लिश किया है, एक नोट पब्लिश किया है भाजपा वालों ने, भाजपा की सरकार ने, कि 20 साल में नरेंद्र मोदी के 20 उपलब्धियां गिनवाने के लिए उन्होंने काम किया। वो कहीं पर भी नोटबंदी को उन्होंने जिक्र नहीं किया है, कहीं पर भी नोटबंदी के बारे में बात नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि जो बातें हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे कि नोटबंदी एक फेल्योर है और ये मास्टर स्ट्रोक के नाम पे लोगों को हार्ट स्ट्रोक दिलवाया इन लोगों ने, महिलाओं की जान लिया इन लोगों ने, सड़कों पे लोगों को खड़ा करके जान लिया भाजपा ने। उस भाजपा सरकार को अगर इस देश में कोई पार्टी है जो इनको रिप्लेस कर सकती है, इनको हटा सकती है, सत्ता से बेदखल कर सकती है, इनको ठिकाने लगा सकती है इनके घटिया नीति और इनके घटिया योजनाओं का, वो है कांग्रेस की सरकार। क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस एक शुरू से ही देश को चलाया है इन लोगों ने, 50, 60, 70 साल का एक एक्सपीरियंस है इनके पास में। आज राहुल गांधी जी खुलेआम साफ तौर पे कहते हैं, जनसंघियों के खिलाफ बोलते हैं, आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, मोहन भागवत के पार्टी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है आरएसएस, उसके खिलाफ बोलते हैं कि इस तरह के स्वयंसेवक संगठनों का रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश में आर्मी है, देश में पुलिस है, देश में प्रशासन है, देश में हर चीज है। तो ऐसे कट्टरपंथियों की संगठन का रहने का कोई मतलब नहीं है, ये खुल के राहुल गांधी कहते हैं। यानी कि राहुल गांधी एक संविधान के तहत चलने वाले एक ऐसे नेता हैं जो पूरे देश को सही मायने में संविधान के तहत चलाने की एक विचार रखते हैं, एक हिम्मत रखते हैं, और उसी प्रकार से अपनी सोच विचार को लेकर आगे भी बढ़ते हैं। आप देखिएगा उनके पार्टी में कई उठापटक होते हैं, कई लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन इन्होंने कभी अपने विचार नहीं बदले। इन्होंने कहा कि हम पंजाब में दलित को अगर बनाएंगे मुख्यमंत्री, तो बनाया इन्होंने। कैप्टन अमरिंदर बताइए कि जो कि इतने पुराने हैं, जिसको कांग्रेस ने इतना इज्जत दिया, लेकिन जब उनको बोला गया कि अब थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, किसी दूसरे को भी मौका दीजिए, तो तुरंत पार्टी बदल के दूसरी जगह जाने लग गए हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि कांग्रेस को ही ऑप्शन बनाना है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस वक्त पूरे भारत के लिए अगर सबसे बेस्ट कोई ऑप्शन है तो वो है कांग्रेस। बिहार में एक नई पार्टी भी आई है जिससे मैं खुद जुड़ने वाला हूं और जुड़ा भी हूं, जिसका मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूं मैं, जिस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय शोषित समाज दल, जो कि जगदेव प्रसाद जी का नाम आपने सुना होगा, जिनको बिहार का लेनिन कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा बनाई गई ये पार्टी है, जिनके पुत्र नागमणि कुशवाहा जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। जब मुसलमान किसी यादव के साथ जुड़कर किसी यादव को मुख्यमंत्री बना सकता है, लेकिन खुद उप मुख्यमंत्री नहीं बनता है 18% होने के बावजूद भी, तो क्यों नहीं मुसलमान किसी दूसरे समाज के लोगों को आगे रखकर मुख्यमंत्री बना सकता है। आज हम लोग उसी नए समीकरण पे काम करेंगे, एमके समीकरण, जो मुस्लिम और कुर्मी, कुशवाहा, कोयरी, ये समाज को मिलाकर, जिसमें नागमणि कुशवाहा जी मुख्यमंत्री के रूप में सामने आएंगे और उनको हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मुसलमान का दिल जो है मोह भंग हो चुका है। ये तमाम जितने भी सेकुलर पार्टियां अपने आप को बोलती हैं, चाहे वो राजद हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो भाजपा, तो खैर है ही नहीं। तो इन लोगों को ये सबक सिखाने का वक्त आ गया है। बिहार का चुनाव 2024-25 में होगा, और अभी जो उपचुनाव होने वाला है, मैं चाहता हूं, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि कांग्रेस जो है उनको मोरल सपोर्ट की आवश्यकता है। एक ऐसी नैया है जिससे पूरे भारत के लोगों की, भारत की जनता का बेड़ा पार हो सकता है। कांग्रेस को इस वक्त सहायता करने की आवश्यकता है। तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में, वहां पर अगर आपको वोट देना है तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग कांग्रेस को वोट कीजिए। कांग्रेस के जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, जो वहां के प्रत्याशी हैं, जो बेहतर अनुभव रखते हैं, महासचिव रह चुके हैं कांग्रेस के युवा के, उन लोगों को आप लोग वोट दीजिए। ये ऐसी इस वक्त
लड़ाई है जिसमें सारी ताकत जो है आरजेडी झोंकेगी, जदयू झोंकेगी, भाजपा झोंकेगी और दूसरे तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी झोंकेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे देश में अगर आप चाहते हैं कि एक नया बदलाव आए, एक ऐसी घटिया शासक जो भाजपा के रूप में इस वक्त दिखाई दे रही है हमको, उसे अगर हटाना है, यूपी में तो खैर इनका पत्ता साफ होने वाला है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के ढोंग को सब लोगों ने समझ लिया है, उसके ड्रामेबाजी को सब लोगों ने समझ लिया है, उनको लोगों ने नकार दिया है। यूपी में भाजपा बुरी तरीके से हार रही है। मैं बता रहा हूं आपको जमीनी रिपोर्ट जहां पे लोगों ने बताया है, सारे लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो भूमियार हो, चाहे वो कोई समाज हो, यूपी में साफ लोगों ने कहा है कि ये भाजपा की जो सरकार है, ये जो योगी आदित्यनाथ है, इसकी जो नीति है, इसका जो तौर तरीका है, ये किसी अच्छे शासक का नहीं हो सकता है। ये जहां पर मठाधीश बने हुए हैं, जहां पर ये पूजा पात्र करते बस उतना करें, वही उनकी जिंदगी अच्छी रहेगी। जो अपने परिवार का नहीं हो सकता है, वो किसी देश का क्या हो सकता है। जो कभी अपनी बीवी को छोड़कर आया हुआ हो, कभी बताता है कि हम पढ़ाई नहीं की है, कभी बोलता है कि मास्टर डिग्री है, कभी बोलता है कि हम अपने बीवी को छोड़कर आए हैं, वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो ये कभी हो सकता है कि वो देश का बेहतर कर सके, वो परिवार का मकसद समझ सके। कभी ऐसा हो सकता है कि इतने लाखों लोग जो एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान किए थे कोरोना काल में, आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो है परेशान हुए, रो रहे थे, सड़कों पे मर रहे थे। आपको क्या लगता है वो बिहार का कायाकल्प करेंगे? इस वक्त जरूरी है मेरे दोस्तों, साथियों, कि आप लोग कांग्रेस का साथ दीजिए। हो सकता है मेरे बहुत सारे बातों से आप लोग सहमत ना हो, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, जब आप इस पे गौर कीजिएगा कि भारत में अगर किसी भी तरीके की पार्टी अगर है जो इस घटिया शासक, जो इस घटिया राजनीतिक पार्टी भाजपा का अगर विकल्प बन सकती है, उनको हटा सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। और बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसमें क्षेत्रीय पार्टियों को आप जो बेहतर उम्मीदवार लगे आप उसको चुनिए। लेकिन फिलहाल जो बिहार में इस वक्त एक वजूद की लड़ाई है और गठबंधन का इज्जत न करने वाली जो पार्टियां उतरी हुई हैं, जैसे राजद, ऐसे लोगों को नकारने की आवश्यकता है। ये लालू प्रसाद यादव जी के नाम पर कोई बहुत दिनों तक राज नहीं कर सकता है। लालू प्रसाद यादव ने बहुत दिन तक एक लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, उसके बाद वो राजनीति में आया, लोगों ने उनका साथ दिया। लेकिन अभी उनके पुत्रों को कोई ये कह दे कि वो मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं या बहुत कामयाब हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बहुत बदलाव की आवश्यकता है। इस वक्त सबसे बेहतरीन अगर कोई ऑप्शन है तो इस देश में वो कांग्रेस है। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि 30 अक्टूबर को जो चुनाव होने वाले हैं बिहार में, उपचुनाव 2 जगह कुशेश्वर स्थान और तारापुर में, आप लोग कांग्रेस को वोट देकर इस बात का संदेश दीजिए कि पूरी बिहार की जनता, जब 2014 में लहर था मोदी का, उस समय नकार दिया था, तो अभी तो कोई खैर पूछता ही नहीं है भाजपा को और ना राजद को। ये एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा बेहतर मौका है, एक बेहतरीन समय है जब आप पूरे देश को यह संदेश दें, यूपी के खासकर चुनाव को संदेश दें कि इस वक्त बदलाव के लिए पूरे देश की जनता तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। सत्यमेव जयते।